strategy on health front and economic front in terms of post-lockdown period? What is the roadmap for the future post 3rd of May? How is Prime Minister going to come out with Financial Action Plan Part 2? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन लेने का जो फैसला लिया, बहुत ही अच्छा फैसला और बहुत दूरदर्शी फैसला था, क्योंकि दुनिया के अन्य देशों को आप देखें तो वहाँ हालात बदतर हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारी सरकार केंद्र की प्रोएक्टिव है, हमारी सरकार, और इसलिए परिणाम यह है कि हम कहीं ना कहीं अब कोरोना को पराजित करने के कागार पर हैं। उन्होंने ग्रीन जोन को एक तीर्थ स्थल की भी संज्ञा दी कि आज के समय में ये जो ग्रीन जोन है उसमें एक तीर्थ स्थल के नाते उसको देखा जाए, लेकिन इन जोन्स में भी इनको आगे हमको जीवन शैली कैसे अपनानी है उसके लिए मॉडल तैयार करने का उपयोग करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लॉकडाउन को लेकर अब सियासत जोर पकड़ने लगी है। खुलकर भले ही ना हो, लेकिन दबी जुबान में ही सही पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई देते हैं। मजदूरों और छात्रों का नाम लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर कोरोना का असर दिख रहा है तो फिर यह सियासत और सवाल इस लॉकडाउन को लगाने के बाद क्यों? लॉकडाउन 2 में 5 दिन बचे हैं। देश में लॉकडाउन 3 पर फैसले का इंतजार है, लेकिन नहीं इंतजार कर रही है तो वो है सियासत। सियासत का पॉज बटन उठ चुका है। लॉकडाउन पर दबे स्वर में ही सही अब केंद्र सरकार और कांग्रेस शासित राज्य आमने सामने हैं। Our chief minister specifically requested the Prime Minister yesterday to tell the nation what is the strategy, exit strategy from lockdown. So what is the government strategy on health front and economic front in terms of post lockdown period? What is the roadmap for the future post 3rd of May? How is Prime Minister going to come out with Financial Action Plan Part 2? इससे पहले राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि लॉकडाउन तो सिर्फ पॉज बटन है। Lockdown is like a pause button. A lockdown is in no way a solution to the COVID virus. It is as if you've hit pause and stopped the virus in its tracks until the lockdown. बीजेपी के मंत्री इधर प्रधानमंत्री के फैसले पर दम भर रहे हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा लॉकडाउन के फैसले को प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं और कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्री बार बार इसे जल्दबाजी में लिया वो फैसला करार देते हैं जिस पर वो टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन मजदूरों पर सबसे बड़ा अत्याचार बता रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन लेने का जो फैसला लिया, बहुत ही अच्छा फैसला और बहुत दूरदर्शी फैसला था, क्योंकि दुनिया के अन्य देशों को आप देखें तो वहाँ हालात बदतर हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारी सरकार केंद्र की प्रोएक्टिव है, हमारी सरकार, और इसलिए परिणाम यह है कि हम कहीं ना कहीं अब कोरोना को पराजित करने के कागार पर हैं। जो मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं उनको आने जाने का अवसर मिलना चाहिए। जो कर्मचारी या उसके परिवारजन या फिर छात्र छात्राएं हैं उनको अपने राज्यों में लौटने का अवसर मिलना चाहिए। दूसरा ये कि अभी लॉकडाउन के चलते जो भारत सरकार ने फैसला लिया है तो सारे आर्थिक गतिविधि बिल्कुल बंद हो गए हैं। राज्य के राजस्व में भारी कमी आई है और या कहा जाए तो शून्य है या न्यून है। 3 मई के बाद लॉकडाउन के फैसले में क्या कुछ मुद्दों पर केंद्र और राज्यों में मतभेद खुलकर सामने आ सकते हैं? कांग्रेस पार्टी चाहती है राज्यों में ग्रीन जोन को पूरी तरह से लॉकडाउन मुक्त किया जाए। हर राज्य में मजदूरों की वापसी का इंतजाम हो, खास तौर पर कोटा जैसे शैक्षणिक केंद्रों से छात्रों की उनके राज्यों में वापसी हो। ये पूरा लॉकडाउन
एनडीएमए एक्ट के अधिकृत किया गया है, उस कानून में साफ तौर पर यह लिखा है कि ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा जब आती है तो केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय योजना बना के प्रदेशों को देनी पड़ती है और प्रदेशों को आगे जिलाओं को देनी पड़ती है। और मैं समझता हूं कि जो भी निर्णय लें बड़ा साइंटिफिक लेना पड़ेगा। हम जज्बात में आके या बहक के कोई निर्णय ले लें वो ठीक नहीं होगा। बहुत सोच समझ के साइंटिफिकली हमें जो ठीक लगता है वो करना चाहिए। जो सबसे रिस्की है उसको लास्ट में हम लोग खोलें, लेकिन जहां रिस्क फ्री है या मॉडरेट रिस्क है वहां पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी लोगों का आ जाना शुरू कर सकते हैं। इन चुनौतियों और मतभेदों के बीच जहां एक तरफ आज फिर सूरत में मजदूर सड़कों पर आए और अपनी बेबसी और किल्लत पर जमकर भड़के, वहीं पटना में छात्र कोटा से तमाम छात्रों की वापसी के मुद्दे पर लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर विरोध में उतरे। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों में शामिल है जहां भारी तादाद में मजदूर पहले भी सड़कों पर उतरे हैं। इधर कोटा के छात्रों का मुद्दा नीतीश सरकार के इनकार के बीच पनपी एक ऐसी चुनौती है जो आर पार की लड़ाई बनती जा रही है। तो क्या 3 मई के बाद देश को लॉकडाउन से लड़ाई में केंद्रीय नीति चाहिए या राज्यों के हाथ में फैसले छोड़े जाएं? आज तक ब्यूरो। और आइए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सांसद है लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के, वो इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनीष जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपने जो ये खास तौर पर एक आर्टिकल लिखा है उसमें आपने कहा है इट्स अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी एक ऐसी रणनीति है लॉकडाउन जिसके धीरे धीरे फायदे कम होते चले जाएंगे। कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है दूसरी तरफ इंतजार करता हुआ भूखमरी का वायरस। इसको जरा आप विस्तार से समझाएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या आप लॉकडाउन के पक्ष में हैं या आप उसको खत्म करने के पक्ष में हैं? अंजना जी, मैं विस्तार पूर्वक बता देता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, पहली बात जो हम सबको समझनी पड़ेगी और उसको इंटरनलाइज करना पड़ेगा, अपने संज्ञान में रखना पड़ेगा कि 3 मई के बाद ऐसा नहीं है कि वायरस चला जाएगा। हमको एक चीज कबूल करनी पड़ेगी कि अगले 6 महीने तक, शायद 1 साल तक हम इस वायरस के साथ जीना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में आप अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पूरे देश को लॉकडाउन की स्थिति में नहीं रख सकते। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप 22 मार्च जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा था और आज तक जो समय निकला है उसको संज्ञान में लें तो कुल मिलाकर पूरे भारत में 6 लाख टेस्ट हुए। और अगर उन 6 लाख टेस्ट को आप इन्फेक्शन से जोड़ के देखें तो हिंदुस्तान में पहले जो 100 केस थे, 1 से 100 केस में जाने में आपको 44 दिन लगे, 100 से 1000 केस जाने में 14 दिन लगे, 1000 से 10,000 केस जाने में 16 दिन लगे, 10 से 20,000 केस जाने में 8 दिन लगे। और अब जब ये आंकड़ा 30,000 पहुंचेगा तब तब पता लगेगा कि 20,000 से 30,000 पहुंचने में हमको कितना समय लगा है। तो बुनियादी बात ये है कि जितने केसेस आ रहे हैं वो ज्यादातर 60% केसेस हिंदुस्तान के 10 शहरों से आ रहे हैं। तो हमको जो अपनी ऊर्जा है उन जगहों के ऊपर कंसंट्रेट करनी पड़ेगी। और जिन जगह से, जैसे भारत के मेरे ख्याल 367 ऐसे जिले हैं जिसमें अभी तक कोई केस नहीं आया है। ये वजह भी हो सकती है कि वहां पे टेस्टिंग नहीं हुई है, क्योंकि हमारी जो टेस्टिंग रेट है वो दुनिया में शायद सबसे कम है। पर जो भी टेस्टिंग रेट है उसके हिसाब से 367 ऐसे जिले हैं जहां पे एक भी केस नहीं पाया गया। हाँ। तो वहां कैलिब्रेटेड तौर पे आपको जो आर्थिक एक्टिविटी है वो शुरू करनी पड़ेगी। आप जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है उसको 1 हफ्ता और बंद रखिए, देखिए कि उन जगह पे क्या परिस्थिति बनती है। और इस लड़ाई में आपको अपने सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स को, सरपंचों को, जो आपके डीएसपीज हैं
उनको एम्पावर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये जमीनी स्तर पे लड़नी पड़ेगी। ये वायरस आपके साथ हाइड एंड सीक खेलेगा। लेकिन मनीष जी एक काउंटर क्वेश्चन है सर, आप जो कह रहे हैं मैं समझ रही हूं, लेकिन परिस्थितियां देखिए कि यहां पर पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार आपस में भिड़ गए हैं कि बॉर्डर को लेकर यहां से कौन सा सामान वहां जाएगा, वहां से कौन सा। अगर एक सेंट्रल पॉलिसी नहीं होगी, आपको नहीं लगता है बहुत कंफ्यूजन होगा? और ग्रीन जोन की आप बात कर रहे हैं जिन जिलों में प्रभाव नहीं है, केरल में 2 दिन पहले तक जो ग्रीन जोन था उसमें अचानक कुछ केसेस आ गए और उसको रेड में कन्वर्ट करना पड़ा। ग्रीन जोन से कोई ऑरेंज में नहीं जाएगा, ऑरेंज का संक्रमित व्यक्ति या रेड जोन का संक्रमित व्यक्ति ग्रीन में नहीं चला जाएगा, इन्फेक्शन नहीं फैल। ये बहुत सारी माइक्रो मैनेजमेंट जो है ये कैसे हो जाएगा, ये किस पर छोड़ दिया जाए? अंजना जी, मैं आपकी बात का दोनों बातों का जवाब देता हूँ। ये बात तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि आज 37 दिन हो गए लॉकडाउन के। ये लॉकडाउन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत किया गया है। उसमें साफ तौर पे लिखा है जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो केंद्र सरकार को उससे लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने की जरूरत है। हम केंद्र सरकार से निरंतर और लगातार ये पूछते आए हैं कि आपने कौन सी राष्ट्रीय योजना तैयार की है, उसका क्या मसौदा है, क्योंकि जब तक राष्ट्रीय योजना नहीं बनती तब तक आपके राज्यों की योजना नहीं बन सकती, और जबकि तक राज्यों की योजना नहीं बनती तो जिलाओं की योजनाएं नहीं बन सकती, क्योंकि हर चीज को एक दूसरे में डवटेल होने की जरूरत है। और दूसरी आपकी बात सही है कि आज कोई डिस्ट्रिक्ट या जिला अगर ग्रीन जोन में है तो हो सकता है कल वो ऑरेंज जोन में चला जाए, रेड जोन में चला जाए, आपको उसको बंद करने की जरूरत पड़े। ये जो परिस्थिति है ये एक डायनामिक परिस्थिति है और आपको जमीन पे जो लोग इससे लड़ रहे हैं उनके विवेक पे छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पंजाब में ये सारा कोरोना का मामला मेरे संसदीय क्षेत्र के एक जिला है शहीद भगत सिंह नगर, वो वहां से शुरू हुआ। पहले जो 8-9 केस पाए गए वो वहां पे पाए गए, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, और उसके बाद जितने 18-19 केस वहां निकले थे वो सारे 18-19 केस धीरे धीरे नेगेटिव हो गए और हम लोग सब बहुत खुश हो गए कि और कोई नया केस भी नहीं आया 24 मार्च के बाद। पर अभी 2 दिन पहले एक जम्मू से व्यक्ति वापस आए, वो ट्रक चलाते हैं, उनके कारण 3 नए केस आ गए। तो ये एक अब ये फैसला करना कि भाई वो पूरा गांव क्वारंटीन करना है या उस गांव में कुछ पत्तियां क्वारंटीन करनी है कि उसके आसपास के 10 गांव क्वारंटीन करने हैं, ये फैसला तो केंद्र सरकार नहीं कर सकती। ये फैसला तो वहां पे जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है, जो मेडिकल ऑफिसर है, जो डीएसपी है, ये वो आपस में राय मशवरा करके जिला प्रशासन से ये फैसला लेंगे कि इस परिस्थिति में हमको क्या रणनीति अपनानी है। तो अभी भी यही हो रहा है, अभी तो स्थानीय प्रशासन ही ऐसे फैसले ले रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत अमेरिका में हो गई है, हिंदुस्तान में 1000 से भी कम है। क्या आपको नहीं लगता है कि लॉकडाउन का फैसला इसमें महत्वपूर्ण रहा? देखिए अंजना जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि लॉकडाउन का जो फैसला किया गया उससे जरूर जो इन्फेक्शन रेट है वो बढ़ने से रुका है। और ये हो सकता था कि आज 30,000 केस हैं, अगर हम लॉकडाउन ना करते तो ये 3 लाख केस हो सकते थे। सो देयरफॉर ये जो आंकड़े हैं इसके ऊपर कोई भी अनुमान लगाया जा सकता है, पर बुनियादी बात ये है कि आप देश को कितनी देर तक लॉकडाउन में रखेंगे। आपने केरल की बात की, अब केरल इस बात की तैयारी कर रहा है कि जो 6 लाख लोग खाड़ी में फंसे हुए हैं, जो केरल से संबंधित हैं, अब उनको जब वापस लाया जाएगा उनके साथ किस तरह से उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही मुश्किल समय है देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, और इसमें थोड़ा बहादुरी से, थोड़ा साहस से
और अपनी अकल से काम लेने की जरूरत है। परपेचुअली मुल्क को लॉकडाउन में रख के अगर हम सोचेंगे कि इसके ऊपर हम विजय पालेंगे, तो मैं इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक है, एक आखिरी सवाल, आप भी इसको राहुल गांधी की तरह पॉज बटन ही समझते हैं, तो क्या 3 मई के बाद ये पॉज बटन हट जाना चाहिए देश से? देखिए अंजना जी, जैसे मैंने पहले कहा, देखिए श्री राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा था कि लॉकडाउन का क्या मकसद है। लॉकडाउन के 2 मकसद हैं कि एक तो जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है उसको रोका जाए, और उस दौरान जो आपकी चिकित्सा सेवाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको आप इतना सारा सामान मुहैया करवा दीजिए, मास्क, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, वेंटिलेटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि जब परिस्थिति बिगड़े तो उससे वो निपटने के लिए तैयार। अगर आप इस लॉकडाउन को इसी स्वरूप में 3 मई के बाद कंटिन्यू करेंगे तो उसके जो बाकी परिणाम हैं, जो आर्थिक परिणाम हैं, उस चीज कौन निपटेगा। आज भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार 46 लाख जो माइग्रेंट्स हैं वो विभिन्न स्टेट्स के कैंप्स में हैं। 99 लाख लोग ऐसे हैं जिनको माइग्रेंट्स, जिनको राज्य सरकार एनजीओज खाना खिला रही हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अभी भी सड़क पे हैं, अपने घर वापस पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से कुछ पहुंच गए होंगे। तो ये जो सारी लॉकडाउन हटा दिया जाए 3 मई के बाद, देखिए बहुत एक कैलिब्रेटेड तरीके से, देखिए सबसे पहले तो ये फैसला लेना पड़ेगा कि वो माइग्रेंट्स का क्या करना है। अब पिछले 1 महीने में क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से बात की है? जिन राज्यों से ये माइग्रेंट्स आते हैं उनकी सरकारों और जहां पे रुके हुए हैं उनके बीच कोई वार्तालाप करवाया है कि किस तरह इनको वापस लिया जाएगा, किस तरह इनको क्वारंटाइन किया जाएगा? क्योंकि जब अपने गांव वापस जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि गांव में कोई लेने के लिए भी तैयार है। आज जो भारत के 6 लाख से अधिक गांव हैं, वो अपने आप में छोटे छोटे गणतंत्र बने हुए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी जान की फिक्र है। तो इसलिए एक कैलिब्रेटेड तरीके से, जैसे मैंने कहा, और थोड़ा सा हिम्मत और साहस दिखाते हुए हमको फैसले लेने पड़ेंगे। हमको इस बात को मानना पड़ेगा कि हमको वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आपका। मनीष तिवारी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद नेता मौजूद थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनका ये कहना है हिम्मत के साथ फैसला लेना होगा, हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा, और कैलिब्रेटेड तरीके से, यानी हम नाप तोल कर ये तय करें कि कैसे अब इस लॉकडाउन से देश को बाहर निकालना है। ये कांग्रेस पार्टी की सोच। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद वाजपेयी जी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है शिरोमणि अकाली दल के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ अरविंद वाजपेयी जी। मनीष तिवारी जी को अगर आप सुन रहे थे, उनका यह कहना है कि अब आपको तमाम राज्यों के साथ मिलकर नाप तोल कर इस लॉकडाउन से निकलने के लिए, हमारे साथ राघव चड्ढा भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए। राघव जी स्वागत है आपका भी। अरविंद वाजपेयी जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मनीष तिवारी ये कह रहे हैं कि आपको अब नाप तोलकर तमाम राज्यों के साथ मिलकर ये तय करना होगा, रणनीति बनानी होगी कि लॉकडाउन से कैसे निकलना है। नहीं, मनीष तिवारी जी तो ये कह रहे थे कि इसको अगर लड़ना है आपको सही तरीके से तो साहस चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता चाहिए और कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो मैं ये पूछता हूं, क्या मोदी जी के अंदर साहस नहीं देखा आपने 6 साल में? क्या मोदी जी के अंदर कोऑर्डिनेशन जो कॉम्पिटेंसी है वो नहीं देखी आपने? देखिए, ये कोरोना से लड़ाई है और इसके लिए हमारी सरकार का पूरे तरीके से ये प्रयास है कि किसी तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। और ये डेमोन्स्ट्रेट किया है प्रधानमंत्री जी ने कि लॉकडाउन करने से आंकड़े अगर नहीं करते तो कहां पहुंचते और आप कहां पहुंचे। और आप देख लीजिए, अमेरिका पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है हर चीज में, और क्या हालात हैं। तो इसको डिमोरलाइज करने के तरीके से न लें। अगर इसको पॉजिटिविटी से लेंगे तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हम लड़ाई 100% जीत जाएंगे। लेकिन अगर खाली नेगेटिविटी से लेंगे
तो उसमें लगेगा ये कि आप लड़ाई कमजोर कर रहे हैं। देखिए, ये किसने कहा कि भाई 3 तारीख को लॉकडाउन बढ़ेगा? ये तो अभी डिसाइड नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी के पास एक्सपर्ट कमेटियां हैं, एक नहीं कम से कम 100 कमेटियां हैं जो हर सेक्टर को इंडिपेंडेंटली डील कर रही हैं, और वो सारी चीजें जनता को बताई जा रही हैं। देखिए, हमारे पास ये एडमिटेड फैक्ट है कि कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है। हमारे पास ये एडमिटेड फैक्ट है कि हम 130 करोड़ लोगों की टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ये एडमिटेड फैक्ट है कि हम लॉकडाउन कितना बढ़ा सकते हैं, ये भी हमको देखना होगा। हाँ। नहीं, तो बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप विश्वास रखिए। जब 130 करोड़ जनता विश्वास रख रही है तो आप क्यों नहीं विश्वास रखेंगे? सजेशंस आर वेलकम, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने आर्टिकल लिखा, आर्टिकल पीएमओ ने भी पढ़ा है। आर्टिकल से जो चीजें अच्छी निकलेंगी जरूर ली जाएंगी। सोनिया गांधी मेल करती हैं, उसको भी पढ़ा जाता है, लेकिन उसको नहीं पढ़ा जाएगा कि आप कहते हैं जी पॉज हो गया है। ये गलत बात है, ये गलत बयानी है। पॉज नहीं हुआ है, ये पूरी तरीके से कोरोना की लड़ाई जीतने की तरफ एक सफल प्रयास है। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। गौरव गोगोई जी। अंजना जी, आज जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, उस संगठन ने भी यही कहा है कि लॉकडाउन अकेले उपाय नहीं। लॉकडाउन के साथ अगर हम टेस्टिंग और ट्रेसिंग नहीं करेंगे तब हम कोरोना वायरस पे विजय लाभ नहीं करेंगे। तो लॉकडाउन बेशक भारत के नागरिकों के कारण आज सफल हुआ है। लॉकडाउन के नियम पालन करे गए हैं लगभग 90%, लेकिन टेस्टिंग कहाँ, ट्रेसिंग कहाँ? आज आप खुद देखिए कि लॉकडाउन के बाद आज हमारी मृत्यु की संख्या कितनी बढ़ चुकी है। लगभग 1000 तक छूने के आई है। 30,000 केसेस बढ़ चुके हैं। तो राहुल गांधी जी और स्वास्थ्य जो संगठन है यही कह रहे हैं कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग करना है। टेस्टिंग में क्या हुआ कि हमने देखा जो हमने किट चाइना से लाए उसको तो हमने 3 गुना ज्यादा पैसे दिए भारत सरकार ने, और वो जो भी टेस्ट किट लाए गए उस टेस्ट के सारे वो नाकामयाब हुए। तो जो कितना समय नुकसान हुआ, ये समय में हम टेस्टिंग कर पाते, ये समय में कितने केसेस है वो निकाल पाते, पर नहीं हो रहा। लेकिन गोगोई साहब, सरकार का कहना है, सरकार का एक काउंटर क्वेश्चन है, सरकार का कहना है कि हमने टेस्टिंग भी बढ़ाई है, हमने पूरी तैयारी भी कर ली है, चाहे वो लैब्स हो, प्राइवेट लैब्स हो, हमने अस्पताल में कितने क्वारंटीन बेड्स चाहिए, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कैसे हो, इन सब की तैयारी इतने दिनों में कर ली है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर लॉकडाउन पॉज बटन है, चलिए छोड़ देते हैं इस पॉज बटन को, तो क्या करना चाहिए ऐसे में मुल्क में? क्या आपको लगता है कि परिस्थितियां जिस तरह की है, जिस तरह का पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व है भारत का, हमें लॉकडाउन बिल्कुल हटा देना चाहिए, जरूरत नहीं है इसकी? देखिए अंजना जी, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लॉकडाउन के मिला हुआ नहीं है। उद्देश्य यह है कि कोरोना वायरस के कारण एक और व्यक्ति की मृत्यु ना हो। उद्देश्य लक्ष्य क्या है कि कोरोना वायरस के जो केसेस की संख्या है वो और ना बढ़े, लेकिन हम देख रहे हैं कि मृत्यु की संख्या बढ़ी है। तो जब तक हमारी एक और व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक हमको संघर्ष करना होगा। तो लेकिन क्या तब तक हम लॉकडाउन में रहेंगे? आज आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रदेशों में, अगर आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लें, राजस्थान का उदाहरण ले लें, तो राजस्थान के हर जिलों में केसेस की संख्या नहीं है, कुछ जिलों में केंद्रित है। भारत के हर प्रदेश में केसेस बढ़ नहीं रहे, कुछ प्रदेशों में ज्यादा केसेस आज महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे हैं, गुजरात में बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं। तो उन प्रदेशों की रणनीति और एक मणिपुर या असम या गोवा जहाँ पे केसेस की संख्या बहुत कम है, इन दोनों प्रदेशों की रणनीति अलग होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि लॉकडाउन से मापदंड नहीं है। आपका यही सवाल प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी, क्या अलग अलग राज्यों की नीति होनी चाहिए? अच्छा, किसी वजह से उनसे फोन हमारा संपर्क कट गया है। क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं राघव चड्ढा जी जो वो कह रहे हैं उससे? उसके बाद मैं राजीव रंजन जी आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग नीतियां होनी चाहिए। आपकी अभी हरियाणा से मतभेद चल रहे हैं जो खुलकर सामने है कि बॉर्डर पर क्या किया जाए। अगर अलग अलग सबकी नीतियां रही तो फिर आपस में ही राज्य भिड़ते रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो बीमारी है ये पूरे देश पर इसका प्रकोप है, किसी एक राज्य में, एक जिले में, एक गांव में नहीं है। और जो भी रणनीति इससे लड़ने की बनेगी वो भी एक देश व्यापक रणनीति होगी।
लेकिन इसके साथ साथ इसे समझना जरूरी है कि हर राज्य में जो राज्य की वास्तविक स्थिति समझता है, जो हर राज्य का कमांडर इन चीफ है, वो उस राज्य का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को ही असल हालत पता है कि मेरे राज्य में क्या हालत है, कितने केस आ रहे हैं, कितना बढ़ेगा, कितना इंतजाम है, अस्पताल में बेड कितने हैं, पीपीई किट कितनी है, पीसीआर टेस्ट कितने हो गए, रैपिड टेस्ट कितने हो गए, फलाना। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी रणनीति बनेगी वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर आपस में बातचीत से बनानी पड़ेगी। अकेला केंद्र वो राजनीति राज्य पर नहीं थोप सकता और राज्य बिना केंद्र के सहारे के नहीं चल सकते। तो ये तो मुझे लगता है, मैं तो सदैव से आपके चैनल पे ये भी कहता रहा हूं कि ये एक ऐसे आपातकाल की परिस्थिति है, जैसे जब जंग लड़ते हैं हम एक दुश्मन देश से, तो तमाम राजनीतिक दल, तमाम राज्य सरकारें एकजुट होकर लड़ती हैं, उसी प्रकार से ये एक जंग लड़ रहे हैं हम। तो केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है या कुछ शिकायत है? देखिए, अगर हमारी कोई शिकायत है भी तो ये वो समय नहीं है कि हम उस शिकायतों का बखान करें और राजनीतिक बयानबाजी कर उसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाएं। अभी हमें भी अगर 10 शिकायतें केंद्र को और केंद्र को हमसे 4 शिकायतें हैं, तो वो सारी शिकायतें हटाकर मिलजुल कर काम करने का समय है। और यदि आप देखें, जब से इस वायरस का प्रकोप बढ़ना शुरू हुआ है, लगातार दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर, उपराज्यपाल हो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हो, दिल्ली पुलिस हो, माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय गृह मंत्री हो, सबके साथ मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। टीम इंडिया साथ में इस वायरस से लड़ रही है। और यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि अकेले इस जंग को लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है, तो वो भी गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई सरकार भी अकेले इस वायरस से, अंजना जी, नहीं लड़ सकती। आपको इसमें जन भागीदारी चाहिए। जनता की भागीदारी नहीं होगी तो कोई सरकार या सरकार की एक एजेंसी, कोई दिल्ली पुलिस अकेले या सीआरपीसी के एक बटालियन इस बीमारी से नहीं लड़ सकती है। ये तो अनदेखा सा वायरस है जो हमारे सामने खड़ा है। बिल्कुल, अब उससे लड़ना है जी, तो सबको मिलजुल कर लड़ना होगा। बिल्कुल। राजीव रंजन जी, मैं अब आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हर नेता मजदूरों का मुद्दा, मजदूरों के पलायन का मुद्दा, कोटा में जो छात्र फंसे हैं उनका मुद्दा उठा रहा है। नीतीश कुमार का स्टैंड है कि ये लॉकडाउन का उल्लंघन होगा, या तो लॉकडाउन के नियम बदले जाएं और हर जगह से आवाजाही हो। अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि हर हालत में मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का सरकार इंतजाम करे। आपकी राज्य की सरकार इसको सीधे नकार रही है, क्या होना चाहिए इस पर? देखिए, क्या उनकी मांग वाजिब नहीं है? ये हम सूरत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भी मजदूर निकले हैं। कोटा के छात्रों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो पटना में आज लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर निकल गए। पटना में ये सूरत की तस्वीर देखिए और फिर पटना की तस्वीर देखिए। ये मजदूरों का, छात्रों वाला मुद्दा कैसे सुलझेगा, राजीव रंजन जी? देखिए, सूरत में 11 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच कई घटनाएं हुई, लेकिन सूरत से मजदूर क्यों वापस आना चाहते हैं ये भी समझने की जरूरत थी। वो बराबर ये मांग कर रहे थे कि उनको जो खाना दिया जा रहा है, जो भोजन उन्हें मुहैया कराया जा रहा है, वो नजदीक के जगहों पर दिया जाए। खाना का जो भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाए और साथ साथ उनका जो बकाया है कारखाना मालिकों के पास, उनको वो पैसे दिए जाए जिससे कि वो इस संकट की घड़ी में अपना पालन पोषण कर सके। ये संभव नहीं है तो हम लोगों को बिहार जाने दिया जाए या दूसरे राज्यों की जो माइग्रेंट्स है उन्हें उन स्टेट्स में जाने की वो अनुमति चाहते थे। तो इसका अर्थ बिल्कुल साफ है। इसमें कई ऐसे कार्य हैं जो जिन राज्यों में मजदूर रह रहे हैं वो राज्य सरकारें खुद भी कर सकती थी। तो लॉकडाउन को लेकर ये कह रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड राजीव जी, एक काउंटर क्वेश्चन है। तो आप ये कह रहे हैं कि विजय रूपाणी जी गुजरात के मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, क्योंकि यहाँ भी मजदूर बाहर आए थे, दिल्ली यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये सब मजदूरों का ख्याल नहीं रख रहे, इसलिए वो वापस जाना चाह रहे हैं? देखिए, उन राज्यों को ही ख्याल रखना पड़ेगा। मैं बस एक बात कहना चाहूंगा, मैं राज्य सरकारों के बीच एक सामंजस्य जरूर महसूस करता हूं कि होनी चाहिए। लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस बने हुए और इन गाइडलाइंस को लेकर के नीतीश कुमार जी ने कहा या तो इन गाइडलाइंस का पालन हो, सख्ती के साथ पालन हो, नहीं तो इन गाइडलाइंस में संशोधन कराया जाए। जो संशोधन हो गए उसके अनुरूप राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। हम केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के साथ हैं और जो जिन राज्यों में मजदूर हैं, बांद्रा की घटना मैं उद्धव ठाकरे जी और उनकी सरकार के लिए भी एक सवाल मानता हूं कि इस तरह के बड़े नाकेबंदी के बीच इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों का जमा होना, कहीं ना कहीं आप जो प्रवासी मजदूरों के एक चेहरे को जिस तरह से दिखाया गया, मुझे लगता है ये सही तरीका नहीं था। ये रोका जाना चाहिए था जो जहां से निकल रहे थे, और ये लॉकडाउन का उस समय भी उल्लंघन हो रहा था।
कमोवेश देखिए, जो कोटा की स्थिति है, नीतीश कुमार जी ने क्या कहा, प्राणों की रक्षा बेहद महत्वपूर्ण है, जो जहां है वहां रह करके अगर उनकी मदद राज्य सरकारें वहां करेंगी तो ये लॉकडाउन बराबर नहीं रहेगा। लेकिन आप अभी देखिए, नांदेड़ से जो पंजाब में तीर्थयात्री लौट करके आए, उन तीर्थयात्रियों की वजह से पंजाब के कई ऐसे जिले थे जिन जिलों में कोरोना वायरस के मामले कम थे, लेकिन वहां कई मामले संक्रमण के पाए। ठीक है, ठीक है, कमोबेश की परिस्थिति है। ठीक है मृत्युंजय जी, पर कहीं न कहीं जो कह रहे हैं राजीव को रंजन जी, ध्यान देना चाहिए। आप क्या उससे सहमत है? क्योंकि बीते दिन आपके नेता हवन कर रहे थे कि सद्बुद्धि हो, कोटा से छात्रों को वापस लाएं। अब ऐसे करने से और ये ड्रामा से तो मामला नहीं सुधरेगा ना। आपको उसके लिए ये समझना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों से इस वक्त जंग लड़ रहा है देश। देखिए अंजना जी, हम लोग समझ रहे हैं, हमारे नेता भी समझ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन करने में हम लोगों ने पूरी तरह से सरकार का समर्थन किया। लेकिन नीति होगी तो एक तरह की होगी, ये दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है। अब आप देख लीजिए बिहार का उदाहरण, बिहार में वीआईपी रसूखदार परिवार के बच्चे कोटा से आ गए, उनको सरकार के अधिकारियों ने पास निर्गत कर दिया। बिल्कुल। लेकिन जो साधारण परिवार के बच्चे हैं, आम लोगों के बच्चे हैं, वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार उनकी चिंता नहीं कर रही है। अगर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन वीआईपी और रसूखदार परिवार के लोग ही करेंगे, सरकार के माननीय विधायक करेंगे, सरकार के लोग करेंगे अंजना जी, तो फिर क्या साधारण परिवार के लोग मरते रह जाएं, भूख से तड़पते रह जाएं? उनके बच्चे की चिंता की जिम्मेवारी और जवाबदेही सरकार की नहीं बनती है? हमारे नेता ने ये कहा हम लोगों ने कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे आसाम की हो, उन्होंने बस भेज करके और कई राज्यों की सरकारों ने अपने छात्रों को, अपने लोगों को वहां से मंगाया। अब लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए दो नीति नहीं हो सकती है। ठीक है, जल्दी से इस पर राजीव जी आपका जवाब, उसके बाद मैं चाहूंगी चंदू सिंह माजरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये वीवीआईपी वर्सेस जो आम लोग वाली लड़ाई छिड़ गई है, इस पर तो आपको जवाब देना होगा। देखिए, एक बात अंजना जी बहुत साफ है, एक दो मामले जो हुए एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी को लेकर के एक प्रोविजन है, और उस प्रोविजन का दुरुपयोग अगर किसी व्यक्ति ने किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई। राजस्थान की सरकार ने बिहार सरकार के बगैर अनुरोध के कई लोगों को पास दे दी। मृत्युंजय जी अभी आप चुप रहेंगे, मैंने आपको सुना, और मैं जब बोल लूंगा तब आप बोलिएगा। इतने शिष्टाचार की बात। सबसे पहली बात यह है कि उस प्रोविजन का जो दुरुपयोग करने वाले लोग थे उनकी नैतिकता वो समझे, लेकिन ऐसे मामले एक दो हो सकते हैं। जिस तरीके से ये पूरे बड़े स्तर पर 25 लाख जो माइग्रेंट मजदूरों का सवाल है, या हजारों छात्र जो देश के अलग अलग हिस्सों में है, उनके प्राण रक्षा के लिए भी ये समझना बेहद जरूरी है कि जो जहां है वहां रहे, और इस पर सस्ती राजनीति करने के बजाय, सतही राजनीति करने के बजाय संजय जी, तेजस्वी जी को कहिए राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकार अपने यहाँ रहने वाले प्रवासी मजदूरों की उनकी सेहत का ख्याल रखे, उनके लिए परेशानियां नहीं बढ़ाए, उनके यहाँ जो बकाया है मालिकों के पास वो दिलाने में मदद करे, बजाय इसके बसों में भर करके बेच करके पूरे देश में संक्रमण फैलाने का काम करे। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन करना चाहते हैं उन राज्य सरकारों पर जो आपका प्रभाव है, आपके रसूख का इस्तेमाल कीजिए वहाँ की सरकारों पर दबाव बनाने। जेडीयू के माननीय सांसद, बीजेपी के माननीय विधायक ने लॉकडाउन का उल्लंघन करके वो बिहार आए हैं घर। इस पर तो जेडीयू के हमारे मित्र राजीव रंजन जी बोलते कि वो लोग जब जेडीयू के सांसद आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, वो लॉकडाउन तोड़ रहे हैं, तो नियमों का पालन सिर्फ लॉकडाउन इन्होंने तोड़ा नहीं है, एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी का पास दूसरी सरकारों ने, दिल्ली सरकार ने उनको दिया था, और ये प्रोविजन अगर है तो निश्चित तो इस प्रोविजन के कारण एक दो लोग हैं। हजारों पास निर्गत किए गए हैं राजीव जी। बिल्कुल नहीं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं।
चलिए ठीक है, एक दिन सिर्फ बिहार पर अलग से बहस कर लेंगे, एक दिन सिर्फ बिहार पर, एक सेकेंड, एक दिन सिर्फ बिहार पर अलग से बहस कर लेंगे, उस दिन आप दोनों बोल लीजिएगा। एक बार चंदू सिंह मांझा जी के पास मुझे चलने दीजिए, अन्य मेहमानों के पास जाने दीजिए। चंदू सिंह मांझा जी, अभी कुछ देर पहले मनीष तिवारी जी हमारे साथ है, गौरव गोगोई भी है, सबका ये कहना है कि राज्यों को लेकर अपनी नीतियां बनाने के लिए आजादी देनी होगी। ऐसे राज्य जिनमें बहुत कम असर है कोरोना का, उनको आप अलग छोड़ दीजिए। क्या एक केंद्रीय नीति जरूरी है या राज्यों के हाथों में फैसले और कार्यान्वयन छोड़ दिया जाए? चंदू सिंह माजरा। अंजना जी, मैं अपना नाम क्लियर करना चाहता हूँ, प्रेम सिंह चंदू माजरा है जी। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, जब इस कोरोना महामारी को हम दुनिया भर की एक वर्ल्ड वाइड एक महामारी समझते हैं और हमारा राष्ट्र एक होकर एकजुटता से, एक शुरता से इस लड़ाई को लड़ रहा है, हाँ। तो उसको अलग अलग नजरिए से देखना और अलग अलग तरीके से उसको लड़ाई को तोड़ना किसी तरह भी उचित नहीं होगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मनीष जी को मैं सुन रहा था कि जब दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है, दुनिया भर के लोग कह रहे हैं कि मोदी साहब ने जिस तरीके से इस कोरोना की महामारी को मात देने के लिए ये टैक्ट अपनाया है, इसकी प्रशंसा हो रही है। मुझे आश्चर्य है इस बात का कि कांग्रेस के लोग पता नहीं क्यों इस पे नुक्ताचीनी करते हैं। और दूसरी बात, मैं सुन रहा था इनकी बात, अगर शहीद भगत सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है जो हमारा, वो फ्री हो गया था, दोबारा फिर आगे वहाँ तो हमारे साथ हिमाचल है, हिमाचल में कम है, पंजाब में ज्यादा है, तो हम एक दिन में जब आनंदपुर साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, 3 बार हिमाचल में जाते हैं, 3 बार वो हिमाचल वाले पंजाब में आते हैं, तो हमारी सरहदें ऐसी हैं। तो इस देश को अलग अलग करके देखना किसी तरह भी ऐसे समय उचित नहीं होगा। और दूसरी बात मेरी ये भी कहना है कि अभी तो लड़ाई लंबी है, आप मानते हैं, सब लोग भी लड़ाई लंबी है, हम अभी लड़ाई के बीच हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर लड़ाई के मोर्चे में कोई सिपाही कहे भी चाय ठंडी है और रोटी सूखी है, तो वो सिपाही अच्छा नहीं होता। जब लड़ाई का मोर्चा लगा हो तो फिर तकलीफ संकट में, देखिए वो संकट में हमें तकलीफ भी झेलनी होगी, मुश्किल भी आनी होगी। जब हम मुश्किल में फंसे हैं, संताप में फंसे हैं, तो हमारे पे जो कुछ मुश्किलें आ रही हैं, विपदा आ रही है, उसको हमें झेलना होगा और रलकर इकट्ठे होकर झेलना होगा। अगर हम एक दूसरे की नुक्ताचीनी करने लगे, अगर हम देखिए ऐसा लग रहा है जैसे भी मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, सारा देश उनका है, सारे राष्ट्र प्रदेश उनके हैं। जिन प्रदेशों में कांग्रेस का राज है, उन प्रदेशों में पंजाब के अलावा सब प्रदेशों में बीजेपी के एमपी ज्यादा हैं। तो इसलिए इसको अलग अलग करके देखना मैं समझता उचित नहीं है। और ऐसे समय जब हम लड़ाई के बीच हों तो उसको थोड़ा सा लड़ाई को कमजोर करने की बात होती है। जहां तक 3 मई के बाद की प्लान की बात है, मोदी साहब निचले लेवल तक, सरपंच लेवल तक लोगों के साथ राब्ता कर रहे हैं, विपक्ष के साथ राब्ता कर रहे हैं और एक्सपर्ट के साथ राब्ता कर रहे हैं। तो सबको पूछकर राब्ता बनाकर फिर ही कोई फैसला ले रहे हैं। और जितनी बढ़िया कोऑर्डिनेशन चल रही है, मैं समझता हूँ उसके कारण ही नतीजे अच्छे निकल रहे हैं, उसके कारण ही दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। तो एक पार्टी उसको नुक्ताचीनी के तौर पे, उसको मैं समझता हूँ हमारी छवि को दुनिया भर में जो अच्छी बन रही है, उसको कमजोर किया जा रहा है। मजदूर की बात को उछाल कर मैं समझता हूँ कि ये एक एक्साइट करने वाली बात है, उनको उकसाने वाली बात है। तो समझाने की जरूरत है कि भाई इस विपदा के समय अगर कोई दुख झेलना भी पड़े तो झेल लो, मगर राष्ट्र को बचाइए और समाज को बचाइए। जी गौरव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि पूरे विश्व में छवि हो रही है, हिंदुस्तान का लोग लोहा मान रहे हैं, आप लोग नुक्ताचीनी करके लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। पीएम चीफ मिनिस्टर से लेकर तमाम विपक्षों, तमाम पार्टियों के नेता के साथ, सरपंचों के साथ, सबके साथ बातचीत कर रहे हैं। अंजना जी, मैं दोबारा स्पष्ट कर देता हूं कि हमारी दल की मांग क्या रही है। हमारी दल की मांग रही है कि किसानों की मदद मिलना चाहिए, हमारी दल की मांग रही है कि टेस्टिंग होनी चाहिए, हमारी दल की मांग है कि मजदूरों को मदद मिलनी चाहिए, हमारी दल की मांग है कि जो छोटे और मध्यम वर्ग के जो इंडस्ट्रीज है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज है, उनको सहायता मिलना चाहिए। हमारी मांग यह है कि राज्य सरकार को आज उनको
कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उनको मदद करनी चाहिए, टेस्टिंग किट उनको मिलना चाहिए, उनको उनके जो स्टेट के जो फाइनेंसेस कम हो गए हैं उस स्टेट को वित्तीय स्तर पर और मदद मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस किसी भी मांग को आप किसी राजनीतिक रूप से आप देख सकते हैं। ये सारी मांग मुझे लगता है जायज है, सकारात्मक है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि इस जंग में, इस आंदोलन में, ये सिर्फ एक सरकार का आंदोलन नहीं है, ये एक जन आंदोलन है। और आज अगर भारत में लॉकडाउन सफल हुआ है तो वो भारत के नागरिकों की संयम और सहन शक्ति के कारण सफल हुआ है, लेकिन हर नागरिक के संयम और सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है, उसकी हम परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो इसलिए मजदूरों को जितने कठिनाइयों में है उस कठिनाइयों को हम उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज छोटे मध्यम वर्ग की जो इंडस्ट्रीज हैं, व्यापार है, उनके कठिनाइयों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। गौरव गोगोई है, चाहे मैंने आपके बीच में मैंने आपको टोका नहीं। अंजना जी, मैं एक बात की तो दाद दूंगा, आज ना टोक। मैं आपके बीच में मैंने आप टोका नहीं। अंत में मैं बोलना चाहूंगा कि ये कोरोना वायरस की जो जीत की लक्षण क्या है, देना चाहूंगा, जीत की लक्षण ये है मनीष तिवारी जी को भी दाद देना चाहूंगा। ठीक है, गौरव गोगोई जी पूरा कर रहे हैं, लास्ट लाइन बोल रहे हैं, गौरव जी बोलिए। जीत की मापदंड ये है कि जब कोरोना वायरस से एक और व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय सरकार हमारी निंदा करे या हमारी प्रशासन करे, फतेह तब होगी जब कोरोना वायरस से एक और व्यक्ति की मौत नहीं होगी और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो वापस सड़क पे आएगी। अरविंद वाजपेयी, देखो हम तो इनको दोनों को दाद देंगे, गौरव गोगोई जी को भी, मनीष तिवारी को। इन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट गोई से मानी कि लॉकडाउन से हमको सफलता मिली है। अब आइए दूसरी बातों पे, क्या हमारी सरकार मजदूरों का ध्यान नहीं रख रही है? क्या हमारी सरकार किसानों को हमने पैसे नहीं दिए? क्या हमारे किसानों से खरीद के लिए हमने राज्य सरकारों के साथ बैठ के एक नीति बना के खरीद फरोख्त नहीं चल रही है? क्या एमएसएमई के लिए हम पैसे का ऐलान करने वाले नहीं है? क्या हमने रेपो रेट नहीं घटाए? देखिए, हम सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं। देखिए, इतनी सेंसिटिव सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी 24/7 एक एक चीज माइन्यूटली स्क्रूटनाइज करते हैं, एक एक मुख्यमंत्री से बात करते हैं। उन्होंने कहा जब मर्जी आप बात करिए। देखिए, आप इतनी चिंता आपकी नहीं है जितनी चिंता हम है, बिकॉज सत्ता में हम लोग बैठे हुए हैं। हम समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं और ये दुविधा का पीरियड है, ये एक बिल्कुल महामारी का संकट है। इसमें मजदूरों को सबसे बड़ा दुख है, गरीब आदमियों को अपना दुख है, अमीर आदमियों का अपना दुख है, मिडिल मैन का अपना दुख है। देखो, ये थोड़ा बहुत तो सहना पड़ेगा। मजदूरों को माइग्रेट करवाया, अभी द्वंद्व है कि अगर कोई सरकार मजदूरों को माइग्रेंट को ला रही है तो दूसरी कह रही नहीं लाना पड़ेगा। क्या उसमें यह है कि लॉकडाउन की कंडीशन मानी जाए या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसको तोड़ के उनको लाया जाए? तो ये समस्याएं तो चलेंगी। और देखिए, ये विश्वास रखिए कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे संगठन से, सबसे मुख्यमंत्रियों से, सबके ब्यूरोक्रेट से डिसीजन लेने से पहले सलाह मशवरा करते हैं और अल्टीमेटली एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं और उसके बाद हर सेक्टर के लिए पॉलिसी आ रही है और अभी और आएंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, पूरा विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, पॉजिटिविटी के साथ चलिए, ये लड़ाई हम जीतेंगे। और ये हम नहीं कह रहे, WHO ने कहा है, बिल गेट्स ने कहा है, UN ने कहा है, गौरव जी, सारे लोग हमारी बात मान रहे हैं कि देश की जनता ने साथ दिया, राज्यों के मुख्यमंत्री ने साथ दिया, इसलिए हम लड़ाई जीतने की तरफ जा रहे हैं और लॉकडाउन भी धीरे धीरे। एक सेकंड गौरव जी, मैं एक सवाल मेरा भी है, ये जो ऑपरेशनल पार्ट है इसका, वो उसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं। अगर मजदूरों की वापसी हो जाएगी तो जो हम आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना चाहते हैं वो कैसे होगा? मतलब हर किसी को ये सोचना और समझना पड़ेगा कि सिर्फ एक पक्ष की तस्वीर करके, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां आपकी भी सरकारें चल रही हैं, सबको ये समझना है कि ऑपरेटिव पार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है और वहां पर ये सियासी बयानबाजी बैकफायर कर सकती है। देखिए अंजना जी, आपने अच्छा सवाल पूछा कि जिस दिन आप लॉकडाउन उठाएंगे उस दिन के बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है वो पालन करने पड़ेंगे। तो लॉकडाउन अगर जहां भी अगर ग्रीन जोन में भी खोला गया, उसमें तो ऐसा तो नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम नहीं पालन किए जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पालन किए जाएंगे। तो लॉकडाउन या कोविड के बाद दुनिया का काम करने का, हमारे देश के काम करने का रवैया, नतीजा
पूरा जो सिस्टम है बदल गया है और उसके लिए हमको गहरी सोच करने की जरूरत है कि फैक्ट्री कैसे चलेंगे, किसान कैसे चलेगा, हम लाइन में कैसे खड़े होंगे, हम ट्रैफिक में कैसे जाएंगे। तो इसके लिए एक सोच जरूरी है और इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो सोच है, ये सोच हम सबको मिल बैठ के ये करना है। राज्य सरकार हो, जिला प्रशासन हो, मनीष तिवारी नहीं तो सब डिविजनल तक गए हैं, वो तो जिला के नीचे भी गए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत गंभीर चिंतन का ये समय है, क्योंकि जो ग्रीन, जैसे कि आपने भी शुरुआत में कहा कि जो प्रदेश या जो जिला ग्रीन जोन में आ गया उसमें दोबारा एक सेकेंड वेव नहीं आए, ये नहीं कह सकते। जब तक हमको वैक्सीन नहीं मिलता तब तक हमको हमेशा हमें सक्रिय रहना पड़ेगा। ग्रीन जोन ऑरेंज में आ सकता है, ऑरेंज जोन ग्रीन जोन में जा सकता है, लेकिन ये बात तो सही है कि आज कोविड के बाद दुनिया का नक्शा, देश का नक्शा बदल गया है। बिल्कुल, और इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा।